फिलहाल बात होगी निकायों के बाजीगर पर। कौन बना बाजीगर? बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद जी खंडेला और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। चलिए अब एक तस्वीर के रुख को भी टटोल लेते हैं। जो सवालात का सिलसिला है उनकी फहरिस्त कहाँ से शुरू होती है और कैसे, देखते हैं। प्रदेश के 129 निकायों में रिजल्ट ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में अब अधबीच वाली स्थिति को लेकर बोर्ड बनाने की जद्दोजहद परवान पर है। ऐसे में बहुमत वाले निकायों को लेकर दोनों पार्टियों के दावे भी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां बीजेपी का मानना है कि पहले ज्यादा निकायों में बोर्ड बनाकर वो कामयाब रहे हैं, तो कांग्रेस दोनों दलों के बीच के वोट परसेंटेज में कम हुए अंतर का हवाला देकर जीत के मायने टटोलने में जुटी है। सवाल अजमेर नगर निगम का है, जहां विधानसभा के लिहाज से उत्तर की सीट वाले मंत्री देवनानी के क्षेत्र में आने वाले निकायों में बीजेपी को बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को दक्षिण की सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्री अनीता बघेल के इलाके में जीत हासिल हुई है। ऐसे ही कुछ मायने हाड़ौती से देखे जा सकते हैं, जहां 12 बूंदी और झालावाड़ में हुई हार बीजेपी के गढ़ में सेंध का इशारा करती है, तो धौलपुर की हार इन सवालों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र का मसला जोड़ देती है। सत्ताधारी दल के पास 15 नगर परिषदों में मिली मात का सवाल भी उठता है। हालांकि नगर पालिकाएं बीजेपी के लिए राहत का सबब बनकर लौटी है, पर यहाँ भी जीत के बीच सत्ता में रहने की बात मुस्कुराहट को कम कर देती है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने दावा 120 निकायों में जीत का किया था, पर फिलहाल तस्वीर 70 से 75 निकायों में ही तैयार होती दिखती है। जोड़ तोड़ के साथ दावा 90 के करीब पहुंच जाता है, तो पिछली मर्तबा 126 निकायों में मिली 62 निकायों की जीत से ज्यादा होने के बावजूद पार्टी को उत्साहित नहीं करता। लिहाजा फर्क समझा जा सकता है। एक और हार के बावजूद कांग्रेस के दफ्तर पर आतिशबाजी होती है, तो दूसरी ओर जीत के बावजूद बीजेपी मुख्यालय का सूनापन और प्रदेशाध्यक्ष की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हार जीत के फर्क को साफ कर देता है। इस बीच सत्ताधारी दल के लिए जयपुर जिला संजीवनी बना है, जहां 10 में से 9 निकाय पार्टी ने जीत लिए, पर कुचेरा में प्रत्याशी नहीं खड़े करने के बाद नोहर और भिंडर में खाता नहीं खोल सकने जैसी बात को पार्टी कैसे भुला पाएगी? ऐसा ही सवाल कांग्रेस का भी है, जो कोटपुतली में खाता नहीं खोल पाई। कुचेरा में बीजेपी के प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद बहुमत हासिल नहीं कर पाई, और नोखा में तो नेता प्रतिपक्ष की साख के आगे निर्दलीय कन्हैयालाल झंवर के समर्थन वाले मंच की जीत जायके में नमक के ज्यादा होने का एहसास दिलाती है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या ये चुनाव एक राह तैयार करेंगे? क्या कांग्रेस को राजस्थान में फिर से खड़ा होने का मौका मिलेगा, या फिर बीजेपी को इन चुनावों से जनता के मिजाज और परेशानियों की नब्ज पकड़ने में आसानी होगी? और इस बीच बहस का आज का सवाल है, आज हमारा सवाल है, क्या निकाय चुनाव में परिणाम जनता के प्रति सरकार का नजरिया कह सकते हैं? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर दे सकते हैं। ट्विटर पर आपको #BigFightLive टाइप करना होगा। सबसे पहले लखावत जी आपसे मुखातिब होंगे। एक सीधा सा सवाल, जीत बीजेपी की हुई, उसके बावजूद आतिशबाजी कांग्रेस के दफ्तर पर, आखिर मायने क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के संस्कार होते हैं। एक जन्म संस्कार, उसके बाद एक विवाह का संस्कार, एक अंतिम संस्कार। हमारे ये भारत विविधता वाला देश है। कांग्रेस को कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी से लगभग 4.5% वोट कम मिले, फिर भी जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इनको कुल सीटें कम मिली, हमारे 1442 और ये 1164 पे आ गए, फिर भी फटाके छोड़ रहे हैं। बहुमत कुल नगर निकायों में भाजपा पे ज़्यादा है, इनके पास कम है, फिर भी फटाके चला रहे हैं। और इसलिए मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर के ये जो फटाका चला रहे हैं ये एक संस्कार का अंग हो सकता है, और इससे ज़्यादा मैं इससे कुछ नहीं मानता। हमारे यहाँ सब प्रकार के संस्कार होते हैं। मैं लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली में उस शब्द का उपयोग नहीं करता, वरना किस बात के फटाके छोड़ रहे हैं? कल
अभी तक स्थानीय निकाय के वार्ड का चुनाव परिणाम आया है जी। कल अध्यक्षों का चुनाव होगा, परसों उपाध्यक्षों का और उसके उपसभापति का चुनाव होने वाला है। उसके बाद भी फटाके थोड़े और ले आए। ये फटाके वालों का व्यवसाय अच्छा चले, मैं उनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। कल जब ये बहुत कुल मिलाकर के भाजपा की 80, 85, 90 बोर्ड बनने वाले होंगे, उस समय भी फटाके चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में एक अच्छा लगता है कि हमारा विरोधी जीतता है तो भी फटाके चलाए जाएं। तो अगर इस परंपरा को ये रखेंगे तो मैं कांग्रेस की सहृदयता इसको कहूँगा। लखावत जी, सचिन पायलट ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था क्रिकेट की भाषा में, स्ट्राइक रेट। उनका कहना था कि जिस संख्या में हमने पार्षद प्रत्याशी खड़े किए उसके मुताबिक अच्छा रिजल्ट आया है और वो स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर है। दूसरा शब्द उनका जो इस्तेमाल हुआ उसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि बीजेपी आंकड़ों में हार गई है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और खुद को वो बाजीगर बता रहे थे। मेरा ये कहना है कि अपने यहाँ नर्सरी क्लास में जब बच्चा पढ़ने जाता है ना, उसको भी कुछ गणित आती है। कुल मिलाकर के जितने परिणाम आए, कांग्रेस से लगभग 2.5 गुना ज्यादा निकायों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। अगर ये नर्सरी का बच्चा बचा सकता है, सचिन पायलट जी ना बता पाए, तो मैं उनके ऊपर क्या कह सकता हूं। एक नेता हैं वो। 1442 ज्यादा होते हैं या 1164 जो कांग्रेस की सीट है, 1442 कांग्रेस की, इनमें से ज्यादा क्या है ये सचिन पायलट जी जान ले में। और मैं एक दूसरी पर 22 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा जीते और कांग्रेस के 9 में जीते। तो मेरा ये जानना चाहता हूं कि अच्छा है कि कांग्रेस में एक अच्छा सा, ये जो डॉक्टर अर्चना जी बैठी हैं, मेरी बहन, ये गणित तो वही बता देते कम से कम। और एक अच्छा गणितज्ञ और एक ठीक प्रकार पहाड़े वाला व्यक्ति पायलट जी को अपने पास रखना चाहिए, ताकि कम से कम ऐसी बड़ी गलती कभी और ना करें। अर्चना शर्मा जी, अब जानना चाहेंगे कांग्रेस की खुशी दरअसल कहां छिपी है? कौन सी ऐसी बात है जो बीजेपी को पता नहीं और कांग्रेस वो खुशी बना रही है? देखिए अश्विनी जी, जब नतीजे आए तो मिश्रित नतीजे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरह से पूरा विश्वास व्यक्त किया हो जनता ने, ऐसा प्रतीत नहीं होता। और कांग्रेस ने जो पटाखे छोड़े या खुशी का इजहार किया, उसका एक ही कारण था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो हर चुनाव में काले धन को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही थी, उस भारतीय जनता पार्टी के शासन में यदि सबसे पहले कहीं काले धन का खुलासा हुआ तो प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी की संलिप्तता के साथ। और ऐसी अवस्था में जब ये जनादेश आया, तो जब उन्हें नकारा गया उनके गृह जिले में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में, उनके पुत्र के निर्वाचन क्षेत्र में, तब उस चीज का जश्न बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये रेफरेंडम मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली। रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह से दुष्प्रचार की कोशिश की गई उसको जनता ने नकार दिया। हो सकता है बेटरमेंट हो जाता, लेकिन कांग्रेस ने जो प्रचार किया उसी के कारण पिछड़ गई। देखिए अश्विनी जी, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री महोदय ने, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो न्यायपालिका को ताक पर रखकर क्लीन चिट दी अपने मुख्यमंत्री को। लेकिन यहाँ इस प्रदेश की मुख्यमंत्री को जो कमोबेश कुछ अच्छे नतीजे लाई, लेकिन अपने क्षेत्र में हारी, तो उन्होंने उनको बधाई नहीं दी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है। यानी उन्होंने भी स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और ये बात जनता ने साबित की कि दोनों माँ बेटे जो हैं उनको नकार दिया, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को स्थापित किया उनके निर्वाचन क्षेत्र में। इसकी खुशी थी। दूसरी खुशी इस बात की थी कि जब अशोक परनामी जी प्रेस वार्ता कर रहे, तो मैं हतप्रभ थी कि किसकी तुलना कर रहे हैं आप? अतीत की तुलना करना चाहते हैं या उस युग की जिसको बड़ा चढ़ा करके? शुरुआत तो आपने की थी ना। देखिए अश्विनी जी, पहले बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमने ठीक है इनसे पहले प्रेस वार्ता की, तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए, वो वास्तविक आंकड़े थे। हमने भ्रम के आधार पर बात नहीं की। लेकिन जब ये पार्टी ये कहती है कि एक युग की शुरुआत हुई नरेंद्र मोदी जी के आगमन के साथ, तो उस युग के आंकड़ों की तुलना आवश्यक है। ऐसी अवस्था में लोकसभा से तुलना कीजिए, कांग्रेस को आपने वहां पर शिकस्त दी। उस समय हम 26% वोट जो था उसमें पीछे थे आपसे। उसके बाद आए निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, हर जगह हम अपने वोट परसेंटेज को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहे। और जो वोट परसेंटेज, सीधा सा मैं मतलब इसका ये समझूं कि जो कांग्रेस में जश्न था वो आंकड़ेबाजी का था। नहीं, आंकड़ेबाजी का नहीं। आपने बढ़ाया, आपकी पार्टी के भीतर खाने का जश्न था, न कि निकाय चुनाव की जीत का। देखिए अश्विनी जी, जब किसी चीज की समीक्षा होती है, विशेषकर राजनीति में, तो राजनीति में ऐसे समीक्षा नहीं होती है। आप जब कहते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ अंत करने की और भारतीय जनता पार्टी है, तो आप उसकी तुलना कीजिए। आपके 20 महीने के शासन में जो जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमारी स्थिति क्या थी और आज हमारी स्थिति क्या। जब अशोक परनामी जी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तो शायद वो भूल गए कि नगर परिषद जो नगरीय जनता का, शहरी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ये तमगा लेकर के घूमा करते थे कि ये जो जनता है भारतीय जनता
पार्टी के प्रति रुझान रखती है, उस जनता ने इनको नकारने का काम किया। चलिए मानचंद 15 खंडेला में से साहब, 10 ये पे हम बाजीगर बहुमत कौन के बना साथ आज, स्थापित ये जानना चाहेंगे आपसे। आपको क्या लगता है, दोनों जगह जश्न है, दोनों जगह दावे हैं, तो फिर जनता क्या फर्क करे? नंबर्स में, वोटिंग परसेंटेज में, जीत हार में किसको, कौन जीता कौन हारा, कैसे फर्क होगा? देखिए सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी ने क्या दावा किया था। 129, 125 और 100+, ये तीनों ही दावे फेल हो गए। कांग्रेस ने क्या दावा किया था कि हम कम से कम उतनी सीटें लेकर आएंगे जितनी हमारी पहले थी, वो दावा फेल हो गया। मैं बार बार कहा करता था पहले भी, जब ये इस प्रकार की चर्चा होती थी, कि लोकतंत्र में जो है मतदाता बहुत ज्यादा सशक्त है, निडर है, सूचनापूर्ण है और बेबाक है। और इसीलिए जहां बीजेपी को नकारना था और कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना था, वहां निर्दलीय सामने आए। देखिए एक परसेंटेज तो मानना ही पड़ेगा, लखाव जी मानेंगे। एस्टिमेटेड 10 लाख, 9 लाख और 7 लाख। अब देखिए दोनों को नकार कर 7 लाख वोट जो है सामने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विकल्प अगर होता और कांग्रेस वास्तव में समेटने की स्थिति में होती। देखिए नाली की बात नहीं करी, सड़क की बात नहीं करी, गंदगी की बात नहीं करी, पानी की बात नहीं करी, बिजली की बात नहीं करी, और आपने बात क्या करी, प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, पार्लियामेंट में ऐसा हुआ, राहुल जी का नेतृत्व आ गया। ये केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम करते रहे कांग्रेसी। और जहां तक पायलट का सवाल है, मैं देखिए फिर मैं कहूंगा कि पायलट जी ने अकेले जो दम पर इस तरह का जो परिणाम लिया है, उनको साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और मैं धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कांग्रेस का जो ना वास्तव में कोई पारा ऊपर उठ रहा है, नहीं, मैं बार बार जब भी यहां पर आता हूं, लेकिन सवाल सीधा सा है, आंकड़ों में कौन आगे रहा? सवाल इसका है, जनता जानना चाहती है जीता कौन आज राजस्थान। मैं समझता हूं कांग्रेस आगे रही और बीजेपी पीछे रही। क्यों रही? क्योंकि निरंतर रूप से आंकड़े नीचे आते जा रहे हैं, और जो जहां जहां डिफीट हुई, वो सबसे बड़ा आंकड़ा जो एक ही इंडिकेटर काफी है, झालावाड़, और उसके बाद में दूसरा। चलिए मैं इस पे आगे पहलू में बात करूंगा। फिलहाल राजेंद्र राज साहब, आपसे जानना चाहेंगे इन नतीजों को लेकर क्या कहा जा सकता है? बहुत साफ साफ है कि एक साल पहले जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, 46 स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें 40 में बीजेपी जीती थी। एक साल बाद अक्टूबर में पहले हुए, अब हुए हैं। अब उसमें से जो आज का आंकड़ा है उसके तुलना करिए तो परसेंटेज में पता लगता है कि सत्ता का जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था वो जनता में गिरा है। जनता की नज़र में बीजेपी की जो स्थिति थी, जो कुछ होना चाहिए था इस एक साल में, वो नहीं हुई है, बल्कि गिरावट आई है। तो एक तरह से बीजेपी का जो अच्छी स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हुई है। एक तरह से बीजेपी को इसमें से नुकसान हुआ है, और इस बात का सावधानी बरतनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। इस पर मंथन करना चाहिए कि हम केवल जो 46 में से 40 में थे, इतना परसेंटेज था हमारा, लगभग 85% हम जीत रहे थे। आज हम कहाँ हैं? हम आज की तारीख में केवल 68 जीते हैं 129 में से। तो हमारा क्या परसेंटेज रहा है? तो ये तुलना है, इसको देखना चाहिए। इसलिए बीजेपी के ऑफिस में जो जश्न नहीं बना, शायद उसकी एक वजह ये रही होगी। चलिए आंकड़ों की बात है और तुलना आंकड़ों के आधार पर ही करनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे इन्हीं आंकड़ों को लेकर बात होगी और समझना चाहेंगे कि बीजेपी दिन में अगर आत्मविश्लेषण की बात बोलती है, कहीं नतीजों को परखने की बात बोलती है, तो इसके आगे जाकर क्या मायने होंगे, कहां से इनको परखा जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है।